बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपराध मुक्त हो गए। ईडी जो ये पूरा केस बना रही है वो एक पक्षपातपूर्ण तरीके से बना रही है। सेक्शन 19 की क्या रिक्वायरमेंट है कि आप प्राइमा फेसी दोषी हैं। देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। शाम के 4 बज चुके हैं। मैं आपको बताता हूं कि आज वो कौन सी 4 बड़ी खबरें हैं जिन पर देश की नजर है और आप भी विस्तार से उन खबरों के बारे में जानना चाहते हैं। एक एक करके आपके सामने वो खबरें में रख रहा हूं। देखिए, पहली खबर, केजरीवाल को जेल से बाहर कौन नहीं आने दे रहा है। ये पूरी खबर मैं आगे आप तक पहुंचाऊंगा। दूसरी खबर जिस पर हमारी नजर बनी हुई है, मुआवजे के लिए मध्य प्रदेश में गजब का घोटाला। विस्तार से पूरी खबर जरूर देखिएगा। तीसरी खबर महाराष्ट्र से, जहां एमएलसी चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन कई खेल हो सकते हैं, आपको हम बताएंगे। और चौथी खबर, लेडी आईएएस पूजा खेडकर की मां क्या डॉन है, क्योंकि अब जो वीडियो सामने आ गया है उसने भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो इन 4 खबरों पर विस्तार से मैं आपको जानकारी दूंगा और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो आप तक ये पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। दिल्ली से हमारे साथ दीपक रावत हैं जो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नितिन ठाकुर भोपाल से हमारे साथ हैं जो मुआवजे घोटाले को लेकर खबरें आपके सामने रखेंगे, विस्तार से पूरी बातचीत आप तक पहुंचाएंगे। इनके पास मैं आपको लिए चलूं उससे पहले अभी की जो बड़ी खबर है वो मैं आपको बताना चाहूंगा और कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी जेल से नहीं निकलेंगे केजरीवाल, सीबीआई वाले मामले में अभी जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। उन्हें अंतरिम जमानत हालांकि मिली है सुप्रीम कोर्ट से, केजरीवाल को अंतरिम जमानत ईडी वाले केस में, लेकिन केजरीवाल को जो अंतरिम जमानत मिली है उसका फायदा उन्हें इस लिहाज से नहीं हो पा रहा बाहर निकलने में, चूंकि सीबीआई वाले मामले में अभी वो जेल में ही रहेंगे। तो केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। ईडी उनके खिलाफ जो जांच कर रही है उस मामले में, और एक कह सकते हैं आप कि बहुत बड़ी राहत उनके लिए, उनकी पार्टी के लोगों के लिए। लेकिन सीबीआई जो उनके खिलाफ अभी जांच पड़ताल कर रही है उस मामले की वजह से जेल की सलाखों के पीछे से अभी अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आ पाएंगे। तो अभी की ये बड़ी खबर है, अंतरिम जमानत मिल तो गई सुप्रीम कोर्ट से, यानी देश की सबसे बड़ी अदालत से अरविंद केजरीवाल को राहत तो मिली है, लेकिन सीधा फायदा उन्हें होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी जेल से बाहर निकल पाने की स्थिति में वो नजर नहीं आ पा रहे हैं। सीबीआई जो उनके खिलाफ जांच कर रही है, भ्रष्टाचार का जो मामला है, जो आरोप उन पर लगे हैं, उस मामले में अभी भी उन्हें सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा। हालांकि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाला जो मामला है उस मामले में उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है इमरजेंसी की याद में संविधान हत्या दिवस मनाने का। केंद्र सरकार ने बाकायदा इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। 25 जून 1975 को लगा था आपातकाल, 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस, यानी जो इमरजेंसी लागू किया गया था उस दौर में जब कांग्रेस की सरकार थी, 25 जून को अब संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। बाकायदा इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो एक बहुत ही बड़ा और अहम फैसला, चूंकि बार बार संविधान संविधान कह के ही इन दिनों हमला किया जा रहा है बीजेपी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर, तो क्या यह उसका जवाब है? यह भी एक अहम सवाल। इमरजेंसी की याद में संविधान हत्या दिवस के तौर पर 25 जून को अब मनाए जाने का फैसला लिया गया है। बाकायदा इसके लिए अधिसूचना जारी की गई है। 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। केंद्र सरकार ने यह एक बड़ा फैसला ले लिया है। आपातकाल की याद में केंद्र सरकार का यह नोटिफिकेशन, तो इमरजेंसी जब इस देश में लागू कर दिया गया था, उसी तारीख 25 जून 1975 को जब आपातकाल लगा था, उसी के मद्देनजर 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाने की बात कही गई है। और बाकायदा इसका जो देखिए, ये आप देख रहे हैं जो भारत राजपत्र लिखा हुआ है, गजट में इसकी पूरी जानकारी दी गई है। तो केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला ले लिया है। इमरजेंसी जिस तारीख को लागू की गई थी 25 जून को, उसे अब संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। नीरज, पूरी जानकारी दीजिए विस्तार से, और क्या पता चल पा रहा है इस बाबत?
देखिए अखिलेश, भारत सरकार ने अधिसूचना जारी की है चूंकि 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया था, उसी की याद में, और तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस दिन काफी भुगता था। इसके लिए भारत सरकार ने 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस मनाने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसको 11 तारीख की डेट में, यानी कि कल की डेट में ये गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ और गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और बाकायदा गजट नोटिफिकेशन सबके सामने रखा। तो ये भारत सरकार का एक बड़ा फैसला है। इसे आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि इसी पिछले सदन में किस तरह से आपातकाल को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ने पहले प्रपोजल पढ़ा था और उसके बाद अब भारत सरकार ने एक बार फिर से गजट नोटिफिकेशन जारी करके अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसकी याद तरोताजा रहे आम लोगों में, इसलिए 25 जून को भारत सरकार ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके उसे अधिसूचना जारी कर दी है कि ये आज का दिन हमेशा के लिए इतिहास में याद रखा जाएगा। तो गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इसकी जानकारी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए अपने एक्स पर पोस्ट करके ये दी है। नीरज, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक जवाब भी माना जा सकता है, क्योंकि बार बार आप देख रहे थे चुनाव के वक्त से ही, ये जो इस बार चुनाव हुआ लोकसभा का, संविधान को लेकर बीजेपी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस हमले करती रही, विपक्ष के लोग हमले करते रहे, बार बार कहा जा रहा था संविधान बदलने की बात कही जा रही थी, इस तरीके का एक पूरा प्रोपेगेंडा भी चलाया गया था। क्या यह माना जाए कि यह उसी का एक करारा जवाब है? बिल्कुल अखिलेश, आप कह सकते हैं उसी का करारा जवाब है। जिस तरह से इस बार जब देखें सदन स्टार्ट हुआ और सभी कांग्रेस के और विपक्ष के सांसदों ने हाथों में संविधान की कॉपी लेकर अपनी ओथ ली और उसके बाद संविधान को हथियार बनाकर सरकार पर हमले करते रहे, तो उसी के जवाब के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने आईना दिखाने की कोशिश की कि आप संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में तो संविधान को तोड़ने वाले, संविधान को रौंदने वाले आप ही हैं। तो ये विपक्ष पर एक करारा हमला है केंद्र सरकार का, और केंद्र सरकार ने उसे बाकायदा नोटिफाई करके ये और बड़ा मूव किया है कि केंद्र विपक्ष में जब आपकी सरकार थी 1975 में, इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, तो उस समय आपने कैसे संविधान को समाप्त करने का काम किया था कि बिल्कुल। तो केंद्र सरकार ने, यानी बीजेपी की अगुवाई में जो केंद्र की सरकार है, उसने एक तरीके से आईना दिखाने का काम कांग्रेस को किया है कि बार बार आप संविधान को लेकर जो बीजेपी को घेरते हो, मोदी को घेरते हो, ये देखिए संविधान का आपने क्या हश्र किया था। संविधान हत्या दिवस के तौर पर 25 जून को मनाने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और अभी की एक और अहम खबर, केजरीवाल को अंतरिम जमानत तो मिल गई, लेकिन राहत है उनके लिए या फिर ये आफत है? हुआ क्या, पूरी बात पहले विस्तार से आप समझिए, उसके बाद अपने संवाददाता का भी मैं रुख करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत उन्हें दे दी है, अरविंद केजरीवाल को। किस मामले में राहत मिली, इसे समझिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस, यानी जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से की जा रही थी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से। इस मामले में उन्हें राहत मिल गई है। 21 मार्च 2024 को उनकी गिरफ्तारी हुई थी केजरीवाल की, जेल की सलाखों के पीछे तब से हैं वो। अब राहत तो उन्हें मिल गई सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन इस राहत का फौरी तौर पर क्या उन्हें फायदा मिल पाएगा? आगे देखिए क्या होने वाला है। सीबीआई वाले मामले में अभी जेल में ही रहेंगे, इसलिए ये जो राहत है उससे फौरन उन्हें फायदा होता नहीं दिख रहा है। 26 जून 2024 को सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट किया था। ये एक दूसरा भ्रष्टाचार का मामला है, सीबीआई इसकी जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मामला हायर बेंच को भेज दिया है, मतलब इसके लिए एक और जो बेंच गठित करके उसे ये मामला दे दिया गया है। तो इस पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। दीपक रावत भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़ी खबरें लगातार आप तक वो पहुंचाते हैं। दीपक, केजरीवाल को राहत तो मिल गई, लेकिन सीबीआई वाले मामले की वजह से अभी भी सलाखों के पीछे रहेंगे। किस तरह की प्रतिक्रियाएं और मिल पा रही हैं? आम आदमी पार्टी के नेता वगैरह क्या कह रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता शुरू से ही कह रहे हैं, जब निचली अदालत यानी कि राउस रेवेन्यू कोर्ट से भी इस पूरे मामले में अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को मिल गई थी और ठीक उसके अगले दिन ही सीबीआई कोर्ट पहुंच गई, हाई कोर्ट, और वहां से इस पर स्टे ले लिया। तभी से आम आदमी पार्टी का ये कहना था कि कहीं ना कहीं ईडी को ये लगने लगा कि अब इस मामले में ऊपर की अदालत में भी जमानत मिल जाएगी अरविंद केजरीवाल को, केस हल्का हो जाएगा, उनको ज़्यादा देर तक जेल में नहीं रखा जाएगा, इसलिए अब सीबीआई एंटर हो गई है। सीबीआई की एंट्री 1 साल बाद होती है, 1 साल तक सीबीआई कोई पूछताछ नहीं करती इस पूरे मामले में। इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है, और अब जबकि मामला सीबीआई के पास है, तो अभी अंतरिम जमानत जो सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को मिली है उसमें वो बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन इस बीच अहम बात यह है कि 16-17 तारीख, इसी महीने की 16-17 तारीख में हाई कोर्ट में भी ये जो सीबीआई ने गिरफ्तारी की है, इसको चैलेंज किया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से,
जिसमें सुनवाई होनी है और एक बड़ा फैसला भी आ सकता है। तो आम आदमी पार्टी ये मानकर चल रही है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है इसका असर हाई कोर्ट के जजमेंट पे, उस जजमेंट पे जो सीबीआई के मामले में आना है उस पर भी पड़ेगा, यानी कि अरविंद केजरीवाल जल्द बाहर आ जाएंगे, उनकी उम्मीद है। सीधे तौर पर अगर आज की बात को देखें तो अंतरिम जमानत भले ही मिल गई हो लेकिन जेल में रहना पड़ेगा, ये तो तय है, क्योंकि सीबीआई ने अभी भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके तिहाड़ में रखा हुआ है और वहां पर उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन जो जमानत का जो ऑर्डर जारी हुआ है, मैं आपको बता दूं, सीधे तौर पर यह कहा गया है कि अगर जमानत में बाहर जाते भी हैं तो सचिवालय नहीं जा पाएंगे, फाइलों पर साइन नहीं कर पाएंगे, बहुत जरूरी फाइल होगी तो एलजी की अनुमति पे साइन कर पाएंगे, कई सारी शर्तें भी रखी गई हैं। ठीक है, कोर्ट के फैसले पर संजय सिंह का भी बयान आया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य की जीत, ये कह रहे हैं संजय सिंह। ये उन्होंने एक हैंडल पर क्या कुछ लिखा है, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने जाहिर की। झूठे केस लगाकर सच को कब तक कैद रखा जाएगा, ईडी कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, सब मानते हैं। संजय सिंह ने यह बात कही है। अरविंद केजरीवाल को झूठा फंसाया गया है। संजय सिंह की तरफ से ये बातें सोशल मीडिया पर लिखी गई हैं अपने एक्स हैंडल पर। संजय सिंह ने इसे एक जीत के तौर पर रखने का प्रयास किया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य की जीत, ये कह रहे हैं संजय सिंह। यानी झूठे केस लगाकर सच को कब तक कैद रखा जाएगा, ये सवाल भी वो पूछ रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल को झूठा फंसाया गया। हालांकि ये बात शुरू से आम आदमी पार्टी कह रही है, शुरू से ही आम आदमी पार्टी का ये स्टैंड है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि समय लगेगा लेकिन केजरीवाल बाहर आएंगे। बीजेपी ने झूठे केस में फंसाया, यह आतिशी का बयान है। बीजेपी विपक्ष को जेल में डाल रही है, यह भी गंभीर आरोप आतिशी की तरफ से लगाया गया है। यानी समय लगेगा लेकिन केजरीवाल बाहर आएंगे। यह पूरा केस जो है इसे फंसाया गया है, फैब्रिकेटेड इसे बताने का काम कर रही है। आतिशी ने कहा कि विपक्ष को ही बीजेपी जेल में डाल देना चाहती है। देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। शुरू से दरअसल आम आदमी पार्टी का यही रुख है। जब से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई या जब से उनके खिलाफ ये इस मामले में जांच पड़ताल हो रही थी, एक बार फिर से दीपक के पास मैं आपको लिए चलता हूं। ये तो कोई नई चीज नहीं है दीपक, केजरीवाल का जो स्टैंड था केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी का, वही बात अभी भी लगातार कहने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एक जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है उसमें दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ फैब्रिकेटेड है। जी बिल्कुल, और बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी लगातार ये बताने की कोशिश कर रही थी कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ है, कोई भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ है, और क्योंकि सिर्फ चुनाव के इर्द गिर्द इस पूरी कहानी को बुना गया। लोकसभा के चुनाव के टाइम पे गिरफ्तारी की गई। लेकिन ईडी सीबीआई की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि लगातार ईडी सीबीआई ने कई सारे गवाह खड़े किए। उन गवाहों के बयान के आधार पर आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई। सीधे तौर पर चार्जशीट तक दाखिल की गई। चार्जशीट में ये तक कहा गया कि अरविंद केजरीवाल किंग पिन है। सीधे तौर पर उनसे बात करके ये पूरी पॉलिसी तैयार की गई। आम आदमी पार्टी को भी इसमें आरोपी बनाया गया चार्जशीट में, जो अभी 2 दिन पहले फाइल हुई है। तो सीधे तौर पर मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, लेकिन इस मुश्किलों के बीच आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी राहत की खबर यह है कि अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है। और इसी अंतरिम जमानत के फैसले का असर आम आदमी पार्टी को लगता है कि सीबीआई मामले में हाईकोर्ट में भी मिलेगा। और अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाते हैं तो फरवरी में जो दिल्ली में चुनाव होने विधानसभा के, उसमें आम आदमी पार्टी को फायदा हो सकता है। उससे पहले हरियाणा में भी इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। गठबंधन से मना कर दिया है, कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं होगा विधानसभा में। तो सीधे तौर पर इन 2 विधानसभा चुनावों पर आम आदमी पार्टी की नजर होगी। और आम आदमी पार्टी को यह फायदा लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाए तो प्रचार प्रसार कर पाएंगे। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी पूंजी थी ईमानदारी, उसी पर बीजेपी ने एक तरह से हमला किया। ये पूरी जो जांच पड़ताल है उसी के इर्द गिर्द है। लेकिन आम आदमी पार्टी इसी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रही है, केजरीवाल को शहीद दिखाने का प्रयास कर रही है। खबर अब मध्य प्रदेश से, सिंगरौली से बहुत बड़ी खबर है। मुआवजे के लिए बनाए गए 2500 नए घर। हाईवे पास होने के बाद शुरू हुआ मुआवजा घोटाला। बीते 2 महीने में 2500 नए कच्चे मकान बनाए गए और बड़े पैमाने पर इलाके में जमीन की खरीद बिक्री हुई है। हाईवे के सर्वे के बाद बनाए गए ये 2500 नए मकान। जमीन खरीदने वालों में नेता और अफसर भी शामिल। 740 करोड़ की लागत से बनना है नया हाईवे।
तो हाईवे के पास होने के बाद यह मुआवजा घोटाला शुरू हुआ और 2 महीने में 2500 नए कच्चे मकान बनकर तैयार हुए। बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद बिक्री की गई। यह सिंगरौली मध्य प्रदेश में, जहां की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो एक बिल्कुल अलग ढंग का यह घोटाला मध्य प्रदेश में हाईवे के पास 2500 मकान बनाए गए, कच्चे मकान। इस वक्त हम मौजूद हैं एमपी के सिंगरौली जिले के चितरंगी इलाके में। ये वही इलाका है जहां से नेशनल हाईवे सिंगरौली और प्रयागराज होकर गुजरना है, यानी उसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की जा रही है। अधिसूचना जारी कर दी गई है। आप हमारे पीछे साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक यहाँ पर मकानों की लंबी कतार आपको दिखाई दे रही है। जहाँ भी आपकी नज़र जाती होगी मकान ही मकान आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस मकान में कोई रहता नहीं है। ये मकान जो बनाए गए हैं सिर्फ मुआवजा पाने की होड़ में बनाए गए हैं। आप साफ तौर पे देखिए कि कुछ मकानों में छत तो है लेकिन कुछ में छत नहीं है, और इसकी हाइट देखकर भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस मकानों में कोई कैसे रहता होगा। यानी अभी आप साफ तौर पे देखिए कि इस किसी भी मकान में यहाँ पर कोई भी निवास नहीं करता है। ये साथ में देखिए गांव के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। क्या है पूरा माजरा जी? कब बने हैं? अभी हाल ही में 1-2 महीने पहले ही बनाए गए हैं। कोई रहता नहीं है यहाँ पर, खाली मुआवजा के लिए। ये क्या सिस्टम होता है? जैसे हम ही को मकान बनाना है यहाँ पे मुआवजा पाने के लिए, तो क्या सिस्टम प्रक्रिया होता है? किसान कैसे ज़मीन देते हैं? जैसे आपको बनवाना है और मान लीजिए मेरा प्लाट है, आप आए यहाँ पर और नेशनल हाईवे गुजरनी है, सब चिन्हांकित हो गया है, तो हो गया 10-20% हमको आप दे दीजिए, आप इन्वेस्ट कर लीजिए, यहाँ पर घर वगैरह बनवा लीजिए। चलिए, क्या एग्रीमेंट वगैरह किया जाता है ज़मीन की रजिस्ट्री? हाँ, स्टाम्प पेपर लेके, क्योंकि भाई एक दूसरे का भरोसा करने के लिए स्टाम्प पेपर लिया जाता है और उस पर विधिवत लिखा जाता है कि हाँ मैं ये इतना ज़मीन इनको घर बनाने के लिए दे रहा हूँ। इस प्रकार से हो रहा है कुछ। तो साफ तौर पे समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो एग्रीमेंट में ये तय होता है कि कितने % राशि किसान को, यानी जिनकी ज़मीन है उनको देना है, और जो मकान बना रहे हैं उनको मिलेगा। बिल्कुल अलग ढंग का यह घोटाला, मुआवजा घोटाला। आखिर इसका फॉर्मूला क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूं। क्या समीकरण नजर आ रहा है, किस तरीके से पूरा खेल किया जाता है मुआवजे के लिए। खेतों में आधे अधूरे मकान बनाए गए, सिर्फ ईंटें रखी गईं और कच्चे मकान फटाफट बना दिए गए। टीन शेड का भी निर्माण कर लिया गया। बाहरी राज्यों के लोगों से स्टैंप पेपर पर यह सौदेबाजी की गई। आप देखिए किस तरीके से पूरा यह गड़बड़ झाला किया गया है। सिर्फ ईंटें रखी गई कच्चे मकानों में, और जो मुआवजा मिलेगा 80 से 20% का फॉर्मूला। बढ़ी हुई राशि का 80% मकान बनाने वाले को और 20% राशि जमीन मालिक को मिलेगी। तो आप देखिए ये पूरा गड़बड़ झाला किस तरीके से। मेरे साथ नितिन ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़ गए। नितिन, कई मुआवजों के बारे में, कई घोटालों के बारे में हमने सुना, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग तरीके का पूरा फॉर्मूला नजर आ रहा है। हाँ अखिलेश जी, बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में हमेशा घोटालों को लेकर चर्चित रहता है, क्योंकि अजब गजब है मध्य प्रदेश। लेकिन जो ये घोटाला हुआ है नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 135C, ये सिंगरौली और प्रयागराज से निकलने वाला है और ये 70 किलोमीटर बनने वाला है। इसकी लागत है 700 करोड़ से अधिक लागत है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि यहाँ पर जिस तरह से 9 मई के दिन अधिसूचना जारी हुई थी, इसके बाद से माफिया सक्रिय हो गए थे। और माफिया जब सक्रिय हुए तो वहाँ के जो किसान थे उनसे उन्होंने सौदा कर लिया। सौदा के रूप में उन्होंने ये बातचीत करी कि 20% हम आपको देंगे और 80% की जो राशि होगी वो जिस तरह से जो लोग वहाँ पर अन्य राज्यों के मकान बना रहा है उनके पास जाएगा। यानी कि एक बड़ा माफिया वहाँ पर सक्रिय हो गया था। और जब अधिसूचना जारी हुई मई में, और उसके बाद 2 महीने में मकान इतने खड़े हो गए हैं कि वहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से एबीपी न्यूज़ तस्वीर दिखा रहा है। बिल्कुल, 2 महीने में बात यह है कि पूरे मामले की तरीके से पड़ताल हो और सच क्या है वो बाहर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में विधान परिषद का चुनाव खत्म हो चुका है। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव हुआ। 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में। शाम 4 बजे तक एमएलसी के लिए ये बाकायदा मतदान जो किया गया था, वो मतदान की पूरी उसकी प्रक्रिया थी वो संपन्न हो चुकी है। अब चुनाव में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर था। तो महाराष्ट्र में 11 सीटों के लिए एमएलसी के जो चुनाव हुए संपन्न हो चुके हैं। 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में। शाम 4 बजे तक यह मतदान हुआ।
और कांग्रेस को डर यह है कि कहीं क्रॉस वोटिंग का उसे नुकसान ना हो जाए, जिसकी पूरी संभावना नजर आ रही है। तो विधान परिषद की 11 सीटों के लिए बाकायदा वहां पर मतदान हुआ। मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है, नतीजों का इंतजार है। 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में। और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, मेरे सहयोगी वैभव पराव मेरे साथ जुड़ गए। वैभव, कुछ जानकारी वहां से और मिल पा रही है, कुछ अपडेट आपके पास परिणामों को लेकर? जी बिल्कुल दया, देखिए कि लोकसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति है वो एक रोमांचक मोड़ पर आ गई है। लोकसभा के बाद पहली बार विधान परिषद का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें से 11 सीटों के लिए अब 12 उम्मीदवार खड़े हैं और 2 उम्मीदवार ऐसे, एक शरद पवार जी के शेकापा यानी शेतकरी कामगार पक्ष के जयंत पाटिल और दूसरे जो उम्मीदवार है उद्धव ठाकरे के स्वीय सहायक मिलिंद नार्वेकर जो पार्टी के सचिव भी है। अब देखना ये होगा इन दोनों में से किसकी विकेट गिर सकती है। लेकिन 4 दिनों से कांग्रेस के खेमे में बहुत नाराजगी नजर आ रही है। कई नेताओं ने, विधायकों ने ऐसा बयान भी दिया है कि क्रॉस वोटिंग की चिंता हमें सता रही है, कहीं क्रॉस वोटिंग होने की संभावना यहाँ पे है। सुबह हमने जिशान सिद्दीकी हो, असलम शेख है, इनसे बातचीत करके जान ली, लेकिन उनमें भी एक नाराजगी नजर आई कि पार्टी पूरी तरह से सहकार्य कर रही है, सहयोग नहीं कर रही है। दूसरी तरफ देखा गया तो लोकसभा चुनाव का जो बदला है वो एनडीए पक्ष यहाँ पे लेना चाहता है कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग लेकर। तो देखना ये होगा अब क्रॉस वोटिंग किसको होती है, कौन करता है और कौन जीतता है। देखा जाए तो भाजपा से 5 उम्मीदवार यहाँ पे है, एकनाथ शिंदे के 2 उम्मीदवार है और अजित पवार के 2 उम्मीदवार है, यानी पूरे एनडीए के गठबंधन के 9 उम्मीदवार यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी से कांग्रेस से प्रज्ञा सातव है जो राजीव सातव की पत्नी है, जो दिवंगत राजीव सातव है उनकी पत्नी है। दूसरी तरफ शेकापा के जयंत पाटिल है और मिलिंद नार्वेकर है। तो 3 उम्मीदवार है जो महाविकास आघाड़ी के हैं और 9 उम्मीदवार है वो महायुति के हैं। तो क्रॉस वोटिंग होने पर किसको इसका ज्यादा परिणाम हो सकता है, तो ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि लड़ाई शरद पवार अजित पवार के बीच में भी हो रही है, क्योंकि अजित पवार के वोट्स है वो काटने के लिए शरद पवार बहुत बेसब्री से इंतजार। मैं आऊंगा आपके पास, दोबारा लौटूंगा। दरअसल चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को झटका लग गया है। पार्टी मीटिंग में 3 कांग्रेसी एमएलए नहीं आए। जितेश अंतापुरकर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। दूसरे विधायक जिशान सिद्दीकी वो भी नहीं आए। तीसरे एमएलए संजय जगताप किसी जुलूस में बिजी थे। तो कांग्रेस के लिए एक झटके के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। पार्टी मीटिंग में 3 कांग्रेसी एमएलए नहीं पहुंचे। हालांकि अलग अलग बातें इन तीनों की तरफ से कही गई हैं। वैभव मेरे साथ लगातार जुड़े हैं। वैभव, क्या कांग्रेस को कोई बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, ये जो समीकरण बन चुका है उससे? जी बिल्कुल क्यों नुकसान हो सकता है। मैं वही बात वापस दोहराना चाहता हूँ कि लोकसभा में पिछली बार 2019 में कांग्रेस की 1 लोकसभा का सांसद था, अब इस बार 13 सांसद बढ़ गए हैं। इसकी वजह से भाजपा को बहुत बड़ा झटका मिला है। भाजपा सिंगल डिजिट पर अड़ी हुई है और यही दिखाने की कोशिश करेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में कि कांग्रेस के कई विधायक हमारे साथ जुड़े हैं और आने वाले चुनाव के दौरान ये सभी विधायक भाजपा में भी आ सकते हैं। तो यही संकेत है। अब देखिए, जिशान सिद्दीकी जो पिताजी है बाबा सिद्दीकी, वो फिलहाल अजित पवार के गुट के साथ है और खुद जिशान सिद्दीकी कांग्रेस के विधायक है जो सुबह सुबह नाराजगी जता रहे कि मुझे पार्टी ने बुलाया नहीं, कोई संपर्क किया नहीं, तो मैं वोट किसको दूं, क्या दूं। तो ये सब जो नाराजगी है, तो अंतापुरकर हो, संजय जगताप हो या जिशान सिद्दीकी हो, ऐसे कई सारे विधायक है जो पर्दे के पीछे अपनी नाराजगी जता नहीं रहे, लेकिन अपने वोटों के रूप से नाराजगी जरूर जताएंगे। और आने वाले दिनों में जो नाराज विधायक है वो भाजपा में भी आने की संभावना यहाँ पे जताई जा रही है और उस तरह की स्ट्रैटेजी यहाँ पे बनाई जा रही है, क्योंकि लोकसभा के बाद कांग्रेस का यहाँ पे आत्मविश्वास है वो दुगना बढ़ गया है। एक और अहम खबर है वैभव, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन एमएलसी चुनाव में देखिए बीजेपी को भी झटका लगा है। कांग्रेस की मांग पर चुनाव अधिकारी ने एक्शन लिया है। बीजेपी एमएलए गणपत को वोट डालने से रोका गया। जेल से सीधे वोट डालने आए थे एमएलए गणपत। कांग्रेस ने गणपत को वोटिंग से रोकने की मांग की थी, तो कांग्रेस की मांग पर यह एक्शन लिया गया है। बीजेपी एमएलए गणपत को वोट डालने से रोका गया। वैभव, क्या ये बीजेपी के एमएलए वोट डाल पाए कि नहीं डाल पाए, क्या अपडेट है? इससे जुड़ी कुछ और जानकारी अगर आपको मिल पा रही हो।
देखिए, ये भाजपा की स्ट्रैटेजी है। गणपत गायकवाड़ एक फायरिंग के केस में जेल में थे और आज हाईकोर्ट और पूरी कोर्ट प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही गणपत गायकवाड़ को विधान भवन तक लाया गया। लेकिन एक स्ट्रैटेजी का भाग था कांग्रेस का, उन्होंने वहीं पे एक ऑब्जेक्शन लिया और गणपत गायकवाड़ को वोटिंग डालने से रोका। लेकिन जब भाजपा के सब स्ट्रैटेजिक वहां पे पहुंचे, उन्होंने कागजात दिखाए, उसके बाद गणपत गायकवाड़ को वोट करने मिला। अब विधानसभा की स्ट्रैटेजी अब बताया कि 288 सीटों में से कई विधायक है उनका निधन हो गया है, कई विधायक अब सांसद बन गए, तो कुल मिला के 274 सीटों पर यह चुनाव होने जा रहा है। यानी एक विधायक जीतने के लिए 24 का आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे वक्त में क्रॉस वोटिंग हो सकती है, कई विधायकों का वोटिंग का आंकड़ा है वो चूक सकता है। तो कोई एक संभावना या कोई भी एक गलती भाजपा को करनी नहीं है। इसके लिए सीधा गणपत गायकवाड़ को जेल से विधान भवन में लाया गया और जेल में से लाकर उसका वोटिंग प्रक्रिया है वो पूरी करके वापस उनको भेजा गया है। यानी भाजपा एक पूरी चाल चल रही है कि एक भी उनका वोट कहीं गलत ना जाए, इसके ऊपर वो ध्यान दे रही है। तो यानी इसका मतलब है कि फिर एक बार महाराष्ट्र में कांग्रेस वर्सेस भाजपा ये लड़ाई हमें दिखाई दे रही है। चलिए, शुक्रिया वैभव इस जानकारी के लिए आपका। लेकिन आखिरकार बीजेपी के इस एमएलए ने वोट डाल दिया है अपना। अब अगली खबर, लेडी आईएएस की मां का वीडियो वायरल हुआ है। पूजा खेड़कर इन दिनों सुर्खियों में है, आपने भी वीडियोस देखे होंगे। उनकी मां पिस्तौल के साथ नजर आई। पूजा की मां पर किसानों को धमकाने का आरोप लगा है। इस वीडियो में पिस्तौल लेकर धमकाती नजर आई। कल एबीपी न्यूज के कैमरे पर भी धक्का दिया था उन्होंने। आईएएस पूजा खेड़कर के नाम पर है जमीन। पूजा ने मां को दी है पावर ऑफ अटॉर्नी। तो ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब आप देख रहे हैं धमकी देते हुए, हवा में पिस्तौल लहराते हुए। तो लेडी आईएएस की मां का यही वो वीडियो जो अब लगातार सुर्खियों में है। पूजा खेड़कर की मां पिस्तौल के साथ देखिए साफ नजर आ रही हैं। किसानों को धमकाने का आरोप उन पर लगा है और बाकायदा ये देख सकते हैं आप, उनकी दाहिने हाथ में ये पिस्तौल नजर आ रही है। वीडियो में पिस्तौल लेकर धमकाती नजर आई। कल एबीपी न्यूज के कैमरे पर भी उन्होंने धक्का दे दिया था। आईएएस पूजा खेड़कर के नाम पर जमीन है और पूजा ने मां को पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। मेरे सहयोगी मंदार इस वक्त इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मंदार, पूरा मामला जरा विस्तार से बताइए। और सवाल यह भी है कि लेडी आईएएस की जो मां हेकड़ी लगातार दिखा रही है, क्या इनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई भी है? मामला यह है कि पुणे जिले के मुलशी तहसील में पासलकर और मरगले परिवार की पुश्तैनी जमीन है, जहां पर ये दो किसान परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी किसानी कर रहे हैं। लेकिन कुछ महीने पहले ये जो खेड़कर परिवार है वहाँ पर उन्होंने ज़मीन खरीदी। लेकिन ये ज़मीन एक तरीके से एक सामायिक ज़मीन है, जिसको हम कह सकते हैं कि उनकी पूरे परिवार की मालकी है, मरगले और पासलकर की। उनमें से एक व्यक्ति को उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया इस खेड़कर परिवार ने, और कुछ कुल 25 एकड़ ज़मीन है, उसमें से सिर्फ 3 एकड़ ज़मीन वहाँ पर उन्होंने खरीदी। लेकिन फिर उन्होंने दावा किया खेड़कर परिवार ने कि हमारी ज़मीन यहीं पर है, और 3 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर वो अपना हक जताने लगे। ऐसा ये जो पीड़ित है पासलकर और मरगले परिवार, उनका कहना है। इसके बाद विवाद चलता गया और जब ये मनोरमा खेड़कर, जो पूजा खेड़कर की मां है, वो वहाँ पर बाउंसर लेकर पहुंची, जो हम इस वीडियो में देख सकते हैं। और वहाँ पर पहुँचने के बाद उनके हाथ में हम पिस्तौल भी देख सकते हैं। इस पिस्तौल से उन्होंने उन किसानों को धमकाया, डराया। बावजूद इसके उनका संज्ञान नहीं लिया गया, उनकी कंप्लेंट पुणे पुलिस ने नहीं ली उस वक्त, बल्कि उनके ऊपर ही उल्टा मामला दर्ज किया
उनके ऊपर ही पुलिस ने ऑफेंस रजिस्टर किया। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि पिस्तौल हाथ में है मनोरमा खेड़कर के, और जो किसान है वो निहत्थे खड़े हैं, उनके हाथ में सिर्फ मोबाइल है जो शूट कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बावजूद इसके उल्टा मामला दर्ज हुआ। इससे ये साफ है कि ये जो खेड़कर परिवार है उनको बहुत बड़ी पॉलिटिकल बैकिंग है, बहुत बड़ी राजनीतिक एक शक्ति उनके पीछे खड़ी है, और इसी के चलते उन्होंने अपनी जो बेटी है पूजा खेड़कर उनको आईएएस बनाने की भी कोशिश की, और इस तरीके से लोगों को धमकाने का मामला भी सामने आया है। इसमें अब खेड़कर परिवार के वकील जो है रविंद्र सुतार, उन्होंने उनका पक्ष रखा है कि ये जो जमीन है वो उन्होंने खरीदी है और वहां पर वो गए थे तो ऐसा दूर दराज का इलाका है जहां पर कोई लोग नहीं है, इसके लिए आत्मसंरक्षण के लिए उन्होंने ये पिस्तौल निकाली थी। लेकिन बात यहां पर यह है कि वहां पर आत्मसंरक्षण की जैसी कोई परिस्थिति नहीं थी, हालात ही नहीं थे। हम देख सकते हैं इस वीडियो में कि निहत्थे किसान खड़े हैं और उनके सामने ये जो मनोरमा खेड़कर है वो पिस्तौल तानी खड़ी है। बिल्कुल, और एग्रेसिव भी हैं, आक्रामक भी हैं, और आप जो बता रहे हैं बड़ी चौंकाने वाली बात है कि पिस्तौल ये लहरा रही है किसानों के सामने, धमकी देती हुई दिख रही है, और मामला किसानों के खिलाफ ही दर्ज कर लिया गया। बिल्कुल, मामला किसानों के खिलाफ ही दर्ज किया गया, लेकिन जब हमने एबीपी न्यूज़ ने ये खबर दिखाई है तब अब पुणे रूरल के जो एसपी है, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है पंकज देशमुख, उन्होंने ये जो परिवार है पासलकर परिवार और मरगले परिवार, उनको बुलाया है और अब वो उनकी कंप्लेंट लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। मैं फिलहाल इसी एसपी ऑफिस के सामने खड़ा हूँ, मेरे पीछे पुणे के एसपी ऑफिस के आप बोर्ड देख सकते हैं, और कुछ ही देर में ये जो परिवार है वो यहाँ पर पहुँचेगा, और उसके बाद ये जो मनोरमा खेड़कर है उनके ऊपर मामला भी पुलिस दर्ज करेगी। लेकिन सवाल यह है कि मंजार मैं आपके पास आऊंगा, फिर से आऊंगा, लौटूंगा। एक और अहम खबर है इसी मामले में, एक अपडेट है। आईएएस पूजा की जांच के लिए एक्टिव है अब केंद्र सरकार की कमेटी एक बनाई गई है बाकायदा जांच के लिए। 2 हफ्ते में केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांगी है। पूजा पर लगे आरोपों की जांच करेगी ये कमेटी। आईएएस पूजा की जांच के लिए बाकायदा एक कमेटी बना दी गई है और कहा यह गया है कि आप 2 हफ्ते में पूरी रिपोर्ट सौंपें। तो आईएएस पूजा पर जो आरोप लगे हैं पिछले दिनों में, इसी मामले में ये जांच पड़ताल हो रही है। हमारे साथ मंदार मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। मंदार, ये जो कमेटी बनाई गई है, क्या जांच होनी है इस मामले में? इस मामले में यही जांच होगी कि जो सर्टिफिकेट्स पूजा खेड़कर ने पेश किए थे कि उनको फिजिकल डिसेबिलिटी है, वो क्या वाकई में सही थे, वाकई में क्या असल के थे, क्या उनकी सच्चाई है, इसकी जांच होगी। क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट्स है वो ये दावा करते हैं कि ये जो पूजा खेड़कर है उनको विजुअल डिस्पेरिटी है, यानी उनको देखने की बीमारी है और साथ ही मेंटल इलनेस भी है, और उसी के चलते उनका जो इसमें उनको फिजिकल डिसेबिलिटी नाम की एक अलग कैटेगरी होती है, उनमें उनको रखा गया और उस वजह से वो आईएएस बनी है। तो ये कमेटी ये तय करेगी कि क्या वाकई में उनको कुछ डिसेबिलिटी है, और ऐसा अगर नहीं दिखता है तो शायद ये जो पूजा खेड़कर है उनका पद भी जा सकता है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि पूजा खेड़कर अच्छी तरीके से चलती है, देखती है, काम करती है, तो अगर किसी को देखने की बीमारी है या फिर देखने में कोई तकलीफ है तो ऐसा आदमी गाड़ी कैसे चला सकता है, ऐसा आदमी काम कैसे कर सकता है? बिल्कुल, तो जिस कैटेगरी से इन्होंने नौकरी हासिल की उसको लेकर एक गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। शुक्रिया मंदार पूरी जानकारी के लिए आपका। आज केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। बाकायदा इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। संविधान हत्या दिवस मनाने के फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान भी दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि यह दिन याद दिलाएगा कि क्या हुआ था जब संविधान को कुचल दिया गया था। संविधान हत्या दिवस हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का दिन है जो आपातकाल से पीड़ित हुए थे। तो संविधान हत्या दिवस के तौर पर अब 25 जून को मनाने का फैसला लिया गया है। बाकायदा इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि दरअसल ये दिन याद दिलाएगा कि क्या हुआ था जब संविधान को कुचला गया था। तो हमारे साथ नीरज पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। नीरज, कुल मिलाकर जिस संविधान को लेकर कांग्रेस पिछले दिनों हमले करती रही बीजेपी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर, अब उसी से एक तरीके से बीजेपी ने वार कर दिया है। बिल्कुल अखिलेश, हर घटना का राजनीति में महत्व होता है और आज जो
केंद्र सरकार ने किया है, इससे साफ हो गया है कि केंद्र सरकार इस मसले को छोड़ने वाली नहीं थी। क्योंकि विपक्ष ने जिस तरह से आप देखें पिछले सेशन में हाथों में संविधान की कॉपी लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया, उसी के जवाब के रूप में आप इसे देखिए कि आज केंद्र सरकार ने आपातकाल की याद में जो 25 जून 1975 में आपातकाल लगाई गई थी, उसकी याद में बाकायदा गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। और ये जब तक रहेगा तब तक लोगों की याद में रहेगा कि 25 जून को क्या हुआ था। आपातकाल लगाई गई थी इस देश में, यहाँ के मीडिया हाउसेस बंद कर दिए गए थे, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं थी, लिखने की आज़ादी नहीं थी, पॉलिटिकल नेताओं को जेल में ठूस दिया गया था। ये सारी जो घटनाएं हुई थी 25 जून 1975 को, उसकी याद में भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसे आप विपक्ष को आईना दिखाने के रूप में ले सकते हैं। क्योंकि सरकार ने ये बताने की कोशिश की है कि संविधान की हत्या दरअसल आपकी सरकार के दौरान हुआ था, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए। इसमें एक और मामला, एक और बेचैनी रही। आजकल कांग्रेस के साथ वो दल भी हैं जो इमरजेंसी वाले मामले में कांग्रेस के खिलाफ थे। कईयों का तो गठन ही हुआ था जो उस दौरान आंदोलन हुआ था, जेपी मूवमेंट, उससे। अब वो लोग क्या करेंगे इस मामले में? वो तो फंस गए। देखिए, पिछले सेशन में ही हमने जब अखिलेश यादव से ये पूछने की कोशिश की कि आप जो है आपातकाल का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव भी उस समय जेल में थे, रामविलास पासवान जेल में थे, लालू प्रसाद यादव जेल में थे, और ऐसे तमाम बड़े नेता जो इस समय विपक्ष में हैं वो जेल में थे, करुणानिधि जेल में थे। तो बहुत सारे नेता जो इनके साथ हैं या बाहर हैं, उनके बड़े नेता जेल में थे, तो वो भी आपातकाल की वजह से जेल में थे। तो ऐसे में जेपी आंदोलन से जुड़े जितने लोगों को उस समय, जिन लोगों ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी, सबको उठाकर जेल में डाल दिया गया था। लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे वो और दूसरे दल हो, इस समय विपक्ष के साथ खड़े हैं। तो ऐसे में उनके सामने ये समस्या है कि वो आपातकाल का विरोध करें या समर्थन करें। बिल्कुल नीरज, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन एक और बड़ी खबर है। संविधान हत्या दिवस पर कांग्रेस का भी बयान सामने आया है। जयराम रमेश ने कहा, सुर्खियां बटोरने का सरकार का एक और कदम, मोदी सरकार के 10 साल अघोषित आपातकाल। यह बात जयराम रमेश की तरफ से कही गई है। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ गया। जैनेंद्र, क्या कांग्रेस क्या कह रही है इस पर? देखिए, जाहिर सी बात है, कांग्रेस को जो संविधान सरकार का फैसला है वो चुभा है, और यही वजह है कि कांग्रेस जो है वो पलटवार कर रही है ये कहकर कि ये सरकार की कोशिश जो है वो हेडलाइन सुर्खियां बटोरने की है, और दरअसल देश में बीते 10 सालों से तो एक अघोषित आपातकाल लागू है। और साथ में जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में यह भी कहा है कि 4 जून यानी जो नतीजों का दिन था लोकसभा चुनाव का, उस दिन लोगों ने मोदी मुक्ति दिवस के तौर पर लोगों ने 4 जून को घोषित किया था। तो साफ तौर पर कांग्रेस सीधे तौर पर तो संविधान हत्या दिवस को लेकर सरकार का जो फैसला है उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं कर रही है, लेकिन जाहिर सी बात है उसके कारण कांग्रेस ने जो प्रतिक्रिया दी है उससे साफ दिख रहा है कि किस तरीके से उसे ये बात चुभी है, और वो ये दलील देने की कोशिश कर रही है कि आपातकाल तो अभी चल रहा है देश में और ये सुर्खियां बटोरने की कोशिश है। साथ ही जयराम रमेश ने एक तरीके से हालांकि याद भी दिलाई है कि आजादी के वक्त में जब संविधान लागू हो रहा था तब आरएसएस का जो रुख था संविधान को लेकर के, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि तब तो कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी का जो वैचारिक संगठन है उसने संविधान को स्वीकार ही नहीं किया था, क्योंकि कुल मिलाकर ये जो चीज है ये अभी और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके आश्रय राजनीति भी जमकर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जैनेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।